तो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कानून के रूल्स जारी कर दिए हैं। इस पर 31 अक्टूबर तक सभी स्टेक होल्डर्स से राय भी मांगी गई है। नए कानून से ऑनलाइन गेमिंग में क्या बदलाव आएगा, ये बताने के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या डिटेल्स हैं रूल्स की? संसद ने अगस्त में ऑनलाइन गेमिंग कानून को पारित किया था और अब सरकार ने इसके ऊपर रूल्स बनाने की शुरुआत भी कर दी है। इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और सरकार ने इस पर सभी स्टेक होल्डर्स की 31 अक्टूबर तक राय मांगी है। सबसे पहले तो इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी। इस अथॉरिटी को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इसके पास सिविल कोर्ट का भी अधिकार होगा। बहुत सारे मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे। ये तय करेंगे कि कौन सा गेम रियल गेम है, मनी गेम है, कौन सा गेम सोशल गेम है या कौन सा गेम ई स्पोर्ट्स है। तो उसी के हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन, जो भी ई स्पोर्ट्स गेम है या सोशल गेम है, उनको सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होगा। इतना ही नहीं, कंपनी को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये गेम कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है, इसकी कौन सा जेंडर रहेगा और ये गेम का जो रेवेन्यू मॉडल है उसका क्या होगा। तो उस सब की पहलुओं की जांच करने के बाद ही ये अथॉरिटी उस गेम को मंजूरी देगी और वो गेम उसके बाद ही चल पाएगा। अगर गेम में बाद में किसी भी तरह का बदलाव किया जाएगा तो उसकी जानकारी भी अथॉरिटी को देनी पड़ेगी ताकि रियल मनी गेम जो है वो ना चल पाए। इतना ही नहीं, जो भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां चला रही हैं उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये ग्रीवियंस अथॉरिटी भी बनानी पड़ेगी। तो ये काफी कड़े नियम हैं जिनको की सरकार पालन कराने की तैयारी कर रही है। इसमें सजा और पेनल्टी दोनों का प्रावधान रखा गया है। खासतौर पर इसमें 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है और 3 साल तक की सजा हो सकती है। अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक सभी स्टेक होल्डर की राय मांगी गई है। उसके बाद सरकार इसको नोटिफाई करते हुए इसको एक कानून का रूप दे देगी। शुक्रिया असीम। और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाले साइबर क्राइम पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलते वक्त उनकी 13 साल की बेटी से न्यूड फोटोज मांगी गई। असल में अक्षय कुमार आज मुंबई पुलिस के साइबर अवेयरनेस मंच 2025 के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। अक्षय कुमार ने सरकार से दरखास्त की कि बच्चों के स्कूल में साइबर पीरियड होना चाहिए। He sent a message. Can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife, and this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है। तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हर हफ्ते 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर एक पीरियड जो हो वो साइबर का पीरियड हो, जहां बच्चों को ये समझाया जाए कि होता क्या है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि अक्षय कुमार की बात से क्या मतलब निकालना चाहिए। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अक्षय कुमार ने जो बात कही, 2-3 चीज़ें उसमें मैंने नोट की। पहली बात तो ये है कि उनकी बेटी को जो रिक्वेस्ट उधर से आया कि अपनी न्यूड पिक्चर भेजो, उन्होंने खुद कहा इस तरह से होती है शुरुआत। तो पहली बात यह है कि शुरुआत इस तरीके से होती है। दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी बेटी ने अपनी मम्मी को जाके बताया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने माँ बाप को बताएं अगर साइबर दुनिया में कुछ भी होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है अक्षय कुमार ने कि स्कूलों में आप साइबर पीरियड रखिए, सप्ताह में एक पीरियड रखिए जिसमें साइबर के बारे में बच्चों को एजुकेट किया जाए, जागरूक किया जाए। रितेश, अक्षय कुमार साहब कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए? देखिए, जो अक्षय कुमार की बेटी के साथ हुआ है ये लगभग अभी है ना 15 से 20 सालों से बच्चों के साथ होता जा रहा है। ये तो आज क्योंकि वो एक अक्षय कुमार एक बड़े सेलिब्रिटी वो आए हैं और उन्होंने इसके बारे में खुलासा किया, बताया, तो उसके कारण अभी हर कोई जाग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमने बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। जहां तक उन्होंने बोला है कि मतलब ये स्कूल में भी सिखाया जाए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर है ना 3 स्टेक होल्डर्स हैं और ये तीनों का भाग्य बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। नंबर 1 है पेरेंट्स।
हम जो पेरेंट्स हैं हमने हमारे बच्चों से बताते रहना चाहिए कि देखो ऐसे ऐसे करके चीजें हो रही है, और उनको एक कहानी के द्वारा बताना चाहिए। उनको ये नहीं डराना धमकाना नहीं चाहिए कि देखो तुम पूरा दिन मोबाइल पे रहते हो तो ऐसा होएगा। आज बच्चों के पास चॉइस ही नहीं है, उनको उनके सारे क्लासेस वगैरह भी, जो भी होमवर्क होता है सब सब मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू। काफी सारे स्कूल्स ने तो कंपलसरी भी कर दिया कि उनके पास एक टैबलेट भी रहना चाहिए। तो माँ बाप ने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को है ना, जैसे डिनर टेबल पे कहानियों के द्वारा ये बताना चाहिए। दूसरे जो स्टेक होल्डर है वो है स्कूल्स। जैसे अक्षय कुमार ने बोला है कि एक पर्टिकुलर पीरियड रहना चाहिए हफ्ते में एक बार वगैरह सब, मैं और उन्होंने बोला है कि 9, 10 स्टैंडर्ड या 7, 8, 9 से अगर आप बच्चे को मोबाइल अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही दे रहे हो ना, तो ये जो एक अवेयरनेस है या जो भी है आप शिक्षा बोलिए, ये आप उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही दीजिए। भले उस लेवल का बताइए उसको, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को उस लेवल के हिसाब से बताइए। और तो स्कूल ने ये एक जो वर्कशॉप्स है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी बताना उनको बहुत जरूरी है। कोई भी इनसे ना थ्रेट्स के बारे में बात नहीं करता है। लोगों को बड़ी शर्म आती है कि हम पेरेंट्स को बताएं कि देखो सेक्सटॉर्शन हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, रिवेंज पोर्नोग्राफी होता है। हमने भी अक्सर देखा है कि स्कूल्स भी बोलते हैं नहीं नहीं ये सब चीजों पे बात मत करो। अरे क्यों नहीं बात करें? जब ऐसे हादसे होंगे तब आपको समझ में आएगा। हमको वो बोलते नहीं आप वर्ड्स मत यूज करो, न्यूड वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन साइबर स्पेस जब ये सारी चीजों से भरा पड़ा है तो क्यों नहीं यूज किया? हम सतर्क कैसे करेंगे? और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है गवर्नमेंट का जो रोल है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली 2 जनों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। एक तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स वगैरह जिसमें आ गए, और एक है इंटरमीडिएट जो प्लेटफॉर्म जहां पर ये होता है कि भाई आप लोग हर वक्त जब भी आपके बच्चे यूज करें आपके प्लेटफॉर्म पे, आप प्लीज कुछ सुरक्षा के मैकेनिज्म्स दीजिए। यही नहीं कि आप बोलो ये 3 डॉट पे जाइए, फॉर्म भरिए, ये करिए वो करिए, इतना लंबा चौड़ा मत कीजिए। जब बच्चे लोग पुलिस के पास जाते हैं या पेरेंट्स के पास भी जाते हैं, और पेरेंट्स बच्चों को पुलिस के पास भी लेके जाते हैं, पुलिस का अक्सर यही कहना है कि हमको ये प्लेटफॉर्म से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हड़ी घड़ी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सजा की बात नहीं कर रहा है, पकड़ने की बात नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा दंड दिया जाए कि कोई इंसान 4 बार सोचे कि मैं ये बच्चे के साथ करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो आप जो बात कह रहे हैं रितेश, उसमें से 2 बातें समझ में आई। एक तो बात ये है कि आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें सहयोग जरूरी है, और प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा तो प्रेसिडेंस ऐसा सेट नहीं होगा जिससे कि थोड़ा सबक मिले साइबर क्रिमिनल्स को। लेकिन दूसरी बात जो है, जो आप कह रहे हैं जागरूकता वाली, तो यहाँ पे हमारा अप्रोच लगभग हर चीज़ में यही होता है कि जब हम घटना हो जाती है तो हम उसको करेक्ट करके ठीक करना चाहते हैं, जबकि ये एक नया चैलेंज आया है और ऐसे रास्ते से आया है जहाँ से हम तमाम तरह के अवेयरनेस फैला रहे हैं ऑनलाइन दुनिया से। तो क्या हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए ताकि लोग, हमारे बच्चे इसका शिकार ही ना हो? एक बैलेंस की ज़रूरत है इस मामले में। जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या हो रहा है ना, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि हम है ना, हम मुद्दे से बहुत हट रहे हैं। हम हर चीज जो हमारे जो विक्टिम्स है ना उनके ऊपर डाल रहे हैं, हम हर चीज हमारे सिटीजन्स पे डाल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। मेरा सवाल ये है कि बाकी जो है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट हो गए, इंटरमीडिएट, खास करके इंटरमीडिएट, मैं गवर्नमेंट भी नहीं बनूंगा, आप क्या कर रहे हैं हमको वो अवेयरनेस देने के लिए? आप कितनी बार आपका ट्विटर खोलते हैं? आपको आज तक क्या आया है ट्विटर की दौर से कि आप ये चीजों के लिए ध्यान दीजिए? आप इतनी बार इंस्टाग्राम खोलते हो, आपको 50 एड्स दिखते हैं, लेकिन आपको सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने क्या बोला है? व्हाट्सएप की हैकिंग आप सुनते हो, आई दूसरे दिन किसी ना किसी का व्हाट्सएप हैक हो रहा है। क्यों नहीं व्हाट्सएप वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंपलसरी कर रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जवाबदारी ज्यादा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका रीच भी ज्यादा है। हर किसी के पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन हर किसी के पास अवेयरनेस के लिए समय नहीं है, ना ही रिसोर्सेज है। ठीक है, दूसरे साइड को छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही है कि जिम्मेदारियां तो लेनी पड़ेगी सबको, और अवेयरनेस वाली जो बात है उसको भी हम डिनाई नहीं करते। अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है, प्रिवेंशन ज़रूरी है, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच अगर प्लेटफॉर्म्स की तरफ से नहीं आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, एजेंसीज की तरफ से नहीं आएगा, तो फिर हम कैसे इसमें उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, हमसे जुड़ने के लिए। बुलेटिन बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत की खबर आने के बाद
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को खांसी जुकाम की दवा बहुत सोच समझकर और सीमित रूप से ही दी जाए। डिटेल जानकारी के लिए रोहन सिंह से बात करते हैं। बताएं रोहन। ये बहुत ही अहम एडवाइजरी आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। डीजीएचएस की तरफ से ने जो एडवाइजरी दी है उसमें साफ कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कफ सिरप देने से पहले खास तौर पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खास तौर पे 2 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको कफ सिरप बिल्कुल ना दें। जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको जब कफ सिरप आप देते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। साथ ही अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके बाद ही ये जो दवाई कफ सिरप है वो दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि जो अधिकतर जो खांसी है वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो जो प्रिस्क्राइब डोजेस हैं उसका पालन किया जाए। मल्टीपल ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे बचा जाए और जो कम से कम समय तक जितना दिया जा सकता है सिर्फ उतना ही दिया जाए। ये सारी जो एडवाइजरी में दिया गया है। साथ ही जो शॉप्स हैं जो कफ सिरप बेचते हैं उनसे कहा गया है कि ऐसी जगह से ही प्रोक्योर किया जाए जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है फॉलो करते हैं। साथ ही जो तमाम जो अस्पताल हैं उन और जितने जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, केंद्र है, उनको कहा गया है कि उनको सेंसिटाइज करने की बात कही गई है कि कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर खास तौर पे सेंसिटाइज किया जाए। ये दरअसल कुछ मामले आए थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था। बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़कर 81,207 पर बंद हुआ। निफ्टी 58 पॉइंट चढ़कर 24,894 पर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ है। डिफेंस मेटल शेयरों में खरीदारी रही है। पीएससी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में तेजी रही है। वहीं रियल्टी, फार्मा, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और सेंटिमेंट अब पहले से अच्छे हो रहे हैं। तो आवाज अड्डा में देखिए सेंटिमेंट में सुधार, आगे तेजी की बहार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के एक C-190 एयरक्राफ्ट और 4 से 5 F-16 फाइटर जेट मार गिराए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के साफ सबूत हैं। उन्होंने इसकी डिटेल भी बताई। On ground, because of this our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters that are high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तुरंत आतंकवाद को रोके, वरना इस बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं बरतेंगे। पाकिस्तान को बहुत करारा सबक सिखाएंगे। देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है।
अमेरिका में बदलते वीज़ा नियमों की वजह से लोगों की वीज़ा चॉइस भी बदल रही है। जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाने की घोषणा की, गोल्ड कार्ड में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज का कहना है कि गोल्ड कार्ड के बारे में ज़बरदस्त इंक्वायरी आ रही है। अमेरिकी सरकार ने एक तरफ H-1B वीजा की फीस $2,000 से $5,000 से बढ़ाकर सीधे $1 लाख कर दी। साथ ही अमेरिका में रेजिडेंसी के लिए नया रास्ता खोलते हुए US गोल्ड कार्ड प्रोग्राम भी जारी कर दिया। हालांकि इसकी कीमत भारी भरकम $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 3 लाख रुपए रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कंपनियों की तरफ से स्पॉन्सरशिप के लिए $2 मिलियन का योगदान जरूरी है। इसके अलावा $15,000 का वेटिंग फी भी लगता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स को देखते हुए दुनिया भर के अमीरों में इसकी डिमांड बढ़ रही है। 35 to 40%, we see that there is a demand after this in about 10 days, like as we speak today. There is a demand. 1 million के लिए तो काफी है. Companies का इतना नहीं है, but 1 million donation. Of course, Ultra HNIs, they want to give it to their children or for families, meaning people in their mid 30s or maybe around early 40s. सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 30 से 40 साल के HNIs में दिख रहा है। वैसे भारत में स्किल बेस्ड EB1 और EB2 वीजा रूट्स में पहले से ही लंबा बैकलॉग है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन एक और प्रोग्राम लाने की तैयारी में है, ट्रंप प्लैटिनम कार्ड, जिसमें $5 मिलियन के योगदान पर रेजिडेंसी मिलेगी। ये प्लैटिनम वीजा उस 183 दिनों को बढ़ा के 270 दिनों तक खींच रहा है। तो इसका मतलब आप 270 दिन भी रहे यूएस में, तो आपको यूएस का ना देके आप जिस भी देश के हैं, मान लीजिए भारत के हैं, तो आप भारत में अपना इनकम टैक्स भरते रहें, और जबकि आप काम उधर कर रहे हैं 270 दिन तक। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि गोल्ड कार्ड प्रोग्राम अमेरिका की आर्थिक और सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा है। नए नियम और एप्लीकेशन विंडो अगले 3 महीनों में खुलने की संभावना है। यूएस गोल्ड कार्ड प्रोग्राम दरअसल दुनिया भर के उन अमीरों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिकी रेसिडेंसी की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। शुरुआत में कई भारतीयों ने भी इसमें रुचि दिखाई है, लेकिन ये रुचि कितनी असली एप्लीकेशंस में बदलती है, ये तब पता चलेगा जब इसका एप्लीकेशन विंडो खुलेगा। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें CNBC आवाज से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी। नमस्कार।